हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल पर जारी हुआ झारखंड बोर्ड का, उसमें सेट 5 का डिटेल में सॉल्यूशन सभी का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे भी और ये भी बताएंगे कि उस टाइप का और क्या क्या सवाल आ सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले बता दें, एक सेट 1 2 3 4 साइंस का अपलोड कर चुके हैं, पांचवा सेट है आप लोग का मैथ का सेट, दोनों अपलोड हो चुका है, बाकी 3 को बाकी है। मतलब जितना आप लोग अपलोड हो चुका है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है और प्लेलिस्ट में भी आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो। और दोस्तों एग्जाम में आप लोग का मॉडल पर से क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इसको जरूर देख लीजिए पूरा। क्या पता जो क्वेश्चन आप छोड़ दे वही वाला एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख लीजिए, रिस्क मत लीजिए। देखिए क्या है पहला सवाल। पहला सवाल बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत आसान सा दोस्तों सवाल है। बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सब लोग जानते हैं सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है प्रकाश की किरण। ओके, नेक्स्ट, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, कि सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो दोस्तों परावर्तक पृष्ठों पर ये लागू होता है, ठीक है। जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर ये लागू होता है क्या, परावर्तन के नियम। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। कोई गोलीय दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो उसका वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी क्या होता है, आधी होती है, यानी कि यहाँ पर आधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी क्या होता है, r/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या से क्या हो गया, आधा हो गया ना। हम्म। चलिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों एक गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी क्या, उसका आधा हो जाएगा। मतलब 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्यों क्यों होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2। आर कितना है 20, तो 20/2 कीजिएगा तो कट के 10 आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों जब सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है, याद रखिएगा। मैंने हर बार आप लोग कह रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन जरूर याद कर लीजिए, उससे आप लोग का 2-3 सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं वास्तविक और उल्टा। हमेशा अवतल दर्पण दोस्तों हमेशा वास्तविक और क्या बनाता है, उल्टा ही बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। हाँ लेकिन एक जगह पे दोस्तों यहाँ पर आभासी हो जाता है, कहाँ पर, जब दर्पण के ध्रुव और कहाँ रखे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये वास्तविक ही बनाता है मैक्सिमम जगह पे। 7 नंबर देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्च दृश्य मतलब पीछे का वस्तु देखने के लिए। अब तक तो आप लोग रटा चुका होगा ना ये वाला चीज, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में कौन सा गोलीय दर्पण लगा होता है, तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों वो लाइट को लाता है और उसको सभी को एक जगह पर लाता है। जैसे उत्तल लेंस जो काम करता है वही वाला काम यहाँ पर अवतल दर्पण करता है, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण लेंस सम होता है। दोस्तों यहाँ माइनस जहां से आप लोगों को दिख गया तो माइनस दोस्तों अवतल लेंस या अवतल दर्पण में ही होता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाए। अगर प्लस का बात बोलता तो यहाँ पर उत्तल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है भैया जी, P = 1/f होता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई ये चीज, बहुत आसान सा सवाल है, अच्छा से देख लीजिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। दोस्तों लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर पूछा आप लोग से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है m = v/u, यानी कि आप लोग का दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, m = v/u। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। दोस्तों सामान्य दृष्टि के वश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को कोई आंख स्पष्ट नहीं देख सकता है, इसलिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आप लोग इससे पहले भी कई बार मैंने बता चुका अभी कि जो नेत्र हम लोग का प्रतिबिंब बना तो कैसा बना, तो वास्तविक और उल्टा। आज अगर ये पूछे कि नेत्र में कौन सा लेंस, हम लोग का नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो दोस्तों हम लोग का जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग का नेत्र कैसा कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
आगे हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बोला है, ऐसा कौन सा अभिक्रिया होता है जिसमें परमाणु का आदान प्रदान होता है, यानी कि विस्थापन नहीं द्विविस्थापन, जिसमें दोनों परमाणु एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, क्या करता है ना उसमें द्विविस्थापन में दोनों तत्व जो होता है एक दूसरे को उसके वैलेंस से विस्थापित कर देता है, मतलब उसके परमाणुओं का आदान प्रदान हो जाता है, तो द्विविस्थापन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है ना कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है तत्वों का परमाणुओं का वो सारा चीज द्रव्यमान आप लोग अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन में क्या होता है, डायरेक्ट मारिए, उपचयन में होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है। भैया हम खामखा एक्स का नाम ले लिया, कौन सा विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं, सभी लोग जानते हैं CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को सटीक से मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों यहाँ पर होती है क्षारीय। ठीक है, और अम्लीय ऑक्साइड का बात करता तो क्या हो जाता, अधातु ऑक्साइड, मतलब अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय होता है अधातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, भैया यहाँ पर अम्ल का दिखाता है कि अगर अम्ल आप लोग के हाथ में पड़ेगा तो हाथ को जला सकता है, यहाँ देख सकते हैं हाथ को गड्ढा कर दे रहा है, तो अम्ल बहुत डेंजर होता है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ देखिए क्या बताया गया, सांद्र अम्ल क्षारक वाले यहाँ, हाँ सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी है ये। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, आप लोगों को पहले बताया था, क्षारक जल में घुलने पर क्या देता है, OH माइनस देता है। हाँ, अगर अम्ल जल में घुलता है तो H प्लस आयन देता है, तो यहाँ पर OH माइनस बिल्कुल सटीक जवाब। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो दोस्तों अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो दोस्तों क्लोर क्षार प्रक्रम नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण का। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ साथ दोस्तों आप लोग का यहाँ पर क्लोरीन का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वो पदार्थ क्या होगा, तो वो क्षार होगा। क्यों, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं ना, जल में घुलनशील है, जल में नहीं घुला हुआ होता तब क्षारक होता, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में किस पीएच मान वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे, तो दोस्तों याद रखिए जब भी पीएच मान जल का, वर्षा मतलब जो मेघ से पानी बरसता है उसका 5.6 से कम हो जाए तो वो हो जाएगा वर्षा जल अम्लीय वर्षा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम है। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है, आप लोग देखे होंगे कि कोई गैस मतलब मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, या फिर कोई गैस जल रहा है, अभिक्रिया में गैस निकल रही है कोई गैस, अब वो कौन सा गैस है, अगर मोमबत्ती उसके पास ले जा रहा है और फट फट की आवाज हो रही है मतलब तो वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस दोस्तों जब जलता है तो फट 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 फटाक आवाज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, सभी चीज होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं आगे। मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, दोस्तों पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ठीक है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं धमनी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने के में मदद करता है, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग का कहीं पे कट जाता है तो पूरा खून निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद खून बंद हो जाता है ना, क्यों, अंगुली तो कटा रह गया ना, वो तो पूरा नहीं है लेकिन रक्त बहना बंद हो गया, क्यों, प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, ये प्लेटलेट्स दोस्तों रक्त का थक्का जमा जाता है जिसके कारण रक्त बहना बंद हो जाता है, नहीं तो पूरा आदमी जिंदा नहीं बचेगा अगर रक्त बहना शुरू रहेगा तो। कोई पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, तो मैं यहाँ पूछा किया है डायरेक्टली क्या कि जो जल पौधों से जल निकलता है वाष्प के द्वारा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं ना। 31 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो तैयार होता है। अमाशय की आंतरिक स्तर का
अम्ल पे रक्षा किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों ये होती है श्लेष्मा के द्वारा, याद रखिएगा। श्लेष्मा के द्वारा दोस्तों अम्ल की आंतरिक स्तर का, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा होता है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो ये देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर शाकाहारी जीव जंतु है, ठीक है, उसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, ठीक है। शाकाहारी यहाँ पर कौन है? देखिए गाय है, ठीक है। शेर तो उसका क्षुद्रांत सबसे छोटा होता है, कुत्ता भी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। मनुष्य तो सर्वाहारी है, कुछ नहीं छोड़ेगा, मतलब जो दे दो यहाँ उसको खा लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर गाय दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, शाकाहारी है हमारी गौ माता। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो दोस्तों अमीबा में यहाँ पर हाँ विखंडन होता है, विखंडन के द्वारा उसमें अलग अलग फिर संतति हो जाता है। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन अवधि है? दोस्तों मुझे लग रहा है ये दोस्तों कायिक प्रवर्धन है, ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? मादा जनन अंग के भाग दोस्तों सिर्फ एक ही है यहाँ पर, अंडाशय, क्योंकि परागकोश बोलिए, तंतु बोलिए, पुंकेसर, ये सारा नर जनन तंत्र का भाग है पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी कैंसर भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, कोरोना भी नहीं है। देखिए कोरोना का नाम दे दिया है, सोचिए कितना फेमस। अरे भैया फेमस क्या मतलब, सबको तबाह करके रख दिया। तो कोरोना का नाम दिया होगा शायद पहली बार, इससे पहले नहीं देता था, इससे पहले था ही नहीं कोरोना, तो कहाँ से देगा। तो देखिए यहाँ गोनोरिया दोस्तों है, वो है यहाँ पर लैंगिक संचरण रोग है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो दोस्तों शुक्राणु व्रीसन में उत्पन्न होता है, ठीक है, व्रीसन में उत्पन्न होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तापीय मतलब वहां उष्मा निकलती है, तो उष्मा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उष्मा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तापीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस को यहाँ पर जैव गैस भी माना जाता है, ठीक है, गोबर गैस को जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आप लोग का टोटल 40 सवाल सेट 5 का। इसी के साथ क्लास 10 का साइंस का सारा सेट समाप्त होता है। इसके बाद मैं आप लोग को मैथ का, सोशल साइंस का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग का 9, 10, 9, 11, 12 भी सभी एक एक करके अपलोड हो जाएगा। वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हाँ, प्लेलिस्ट में सभी का अलग अलग लिंक बना दिए हैं कि मॉडल पर सेट, मॉडल पेपर 2022, क्लास 11, क्लास 10 मॉडल पेपर 2022 और क्लास 9 मॉडल पेपर 2022, क्लास 12 मॉडल पेपर 2022, जैसे जैसे अपलोड होगा वहां पर आप लोग देख सकते हैं। सभी को शेयर जरूर करें ताकि सभी को पता चले दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है, जितना हम समझाएं उतना समझ लीजिए और उस अनुसार एग्जाम में आप लोग जाइए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस मेहनत कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा नंबर आएगा, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।